मज़े की बात बताऊं, ज़ी22 मैडम इटली से आगे कनाडा चली गई है अपने किसी नए फ़ोटोशूट के लिए और इसके बाद शायद वो दुबई जाने वाली है और ज़ारन सर नहीं गए। आयशा उसके बिल्कुल साथ जगह बनाते हुए बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, अब यकीनन तुम्हारा दिल मज़ीद नहीं जलेगा, तुम्हारी दुआएं रंग ले आईं। वो उसका हाथ थामते मुबारकबाद पेश कर चुकी थी। खैर मुबारक, लेकिन मैंने उसे बद दुआएँ दी थी, दुआएँ नहीं। उसके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ज़ारन सर से दूर जा चुकी है और अगर ज़ारन सर का मूड बिगड़ गया ना तो वो इटली से सीधे कनाडा पहुंच जाएंगे पाकिस्तान आने के बजाय। फिर क्या होगा? शुभ शुभ बोलो लड़की, मेरा दिल जलाने की ज़रूरत नहीं, पहले ही दुआ मांग मांग के उन दोनों को दूर किया है। और तुम ना मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ज़ारन सर पर गंदी नज़र रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हैं। वो दुआ को देख कर बोली, आयशा तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी गलत शख्स के लिए अपने जज्बात को बर्बाद कर रही हो? वो तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं हैं और तुम उनके बारे में क्या क्या सोचती रहती हो। उसे आयशा का ये अंदाज़ बहुत बुरा लग रहा था। आयशा तो ज़ारन के साथ किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती थी। इसमें जज्बात बर्बाद होने वाली कौन सी बात है यार? और वैसे भी सेलिब्रिटीज़ अपने फैंस की तरफ कहाँ देखते हैं, वो तो गुड लुकिंग है ना। ये तो गुड लक है ना कि मैं अपने स्टार के साथ ही काम करती हूँ। और अगर उन्होंने उस ज़िबाई से शादी कर ली तो फिर क्या करोगी तुम? क्या तुम्हारा दिल वीरान नहीं होगा? तुम्हारे जज्बात की तौहीन नहीं होगी? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। आयशा ज़ारन को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लगती थी। कम ऑन इबादत, क्या हो गया तुम्हें? वो उनकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी है उनकी। वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहें डेट करें, जिससे चाहे शादी करें, जहाँ मर्ज़ी चाहें बच्चे पैदा करें। ये तो मेरे जज़्बात है ना, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। तुम भी यार काज़मी को कितना प्यार करती हो ना। अब वो आकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुमसे शादी तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल, उसे तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पाकिस्तान में एक उसकी दीवानी बैठी है, बल्कि वो तो है ही नहीं। अच्छा सॉरी, घूरो मत। आयशा उसे देखते शरारत से कह रही थी, क्या मतलब? ये ज़ारन वाला तुम्हारा प्यार वो वाला प्यार नहीं, बल्कि यारम काज़मी और मेरे वाला प्यार है? वो लजते हुए पूछने लगी। जानू, प्यार तो प्यार होता है, ये या वो वाला नहीं होता। आयशा कंफ्यूज हुई। मतलब रियल वाला प्यार और क्रश वाला प्यार दो प्यार होते हैं। ज़ारन से तुम्हें क्रश वाला प्यार है, राइट? रियल प्यार किसी और से होगा। वो कुछ सोचते हुए बोली तो आयशा ने उसकी समझ पर दाद देते हुए हाँ में सर हिलाया। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी, मुझे लगा तुम सच में उनमें इंटरेस्टेड हो। वो रिलैक्स होते बोली, क्या मतलब? तुम यारम काज़मी में सचमुच इंटरेस्टेड नहीं हो? आयशा ने उसे घूर कर कहा तो वो उसके प्यार को नकली प्यार कह रही थी। आयशा का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। अरे नहीं यार, वो मैं कह रही थी कि ज़ारन कोई नावल का हीरो थोड़ी है, वो तो इबादत। अब तुम लड़ाई वाली बातें कर रही हो। अब मैं यारम काज़मी के खिलाफ कोई बात बोल दूंगी तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा। यारम काज़मी के खिलाफ तू बोल कर तो दिखा, तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो कहना। इबादत अगले ही लम्हे फाइल टेबल पर पटकती गुस्से से बोली, यार प्लीज़ रिलैक्स, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, यहाँ WWE का मुकाबला नहीं चल रहा। दुआ को उन दोनों को रोकना पड़ा, वरना थोड़ी देर में यहाँ एक बड़ी जंग छिड़ सकती थी। आखिर वो पाकिस्तान की लड़कियाँ थीं और नावलों की दीवानियाँ। उनके सामने उनके हीरो के खिलाफ बकवास करना जुर्म ही था। अभी ये नेकलेस चेक करो, इसमें से कौन सा नेकलेस तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? जल्दी से इनमें से देख कर बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आ रहा है। आज इतवार की छुट्टी थी और वो सब घर पर ही थे जब बारिक ने आकर इबादत से पूछा, मामू मैं क्यों पसंद करूं? वो कंफ्यूज सी होकर बोली। उसकी रूटीन काफ़ी टफ हो गई थी। सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक वो ज़ारन के ऑफिस में रहती और फिर घर आती, खाना खाकर एक दफ़ा फिर से वो फाइल्स लेकर बैठ जाती। ऐसे में आजकल घर पर क्या चल रहा था उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर में किसी शादी की तैयारियां चल रही हों। लेकिन माहौल शादी वाला भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी छाई थी। कल रात वो किचन में आई तो ईज़ा और भाभी दोनों मेहंदी की रस्म की बात कर रही थी। उसके आते ही वो दोनों चुप हो गए। उसके बार बार पूछने पर ईज़ा ने कह दिया कि उसकी किसी सहेली की शादी आने वाली है तो उसके लिए मेहंदी के कपड़े वगैरह सिलेक्ट करेगी। उसे लग रहा था कि उससे कुछ छुपा रही है वो, लेकिन उस वक्त उसने भी ध्यान नहीं दिया था कि अब शाम को बारी कितने सारे ज्वेलरी के डब्बे उठा लाया। इबादत यार ये सब कुछ बाद में पूछ लेना, पहले कोई पसंद तो कर लो ना। वो उसे खींच कर वहीं सोफे पर बिठाते उसके सामने डब्बे खोलने लगा। मामू ये सब कुछ तो बहुत हैवी है, आपको पता है मैं इतने हैवी नहीं पहनती। अगर आपको मुझे कुछ गिफ्ट करना ही है तो लाइट सा पेंडेंट दे दे। वो दांत दिखाते शरारत से बोली, चलो मैं तुम्हें गिफ्ट में कोई हल्का फुल्का ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा मियाँ तो हल्का नहीं देगा ना। वो चाहता है कि शादी में, इसलिए तुम इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। क्योंकि उसने चारों सिलेक्ट किए हैं
उसने कहा है कि अगर इनमें से कोई एक तुम शादी पर पहनना चाहो और बाकी जब चाहे पहन लेना। पेमेंट उसने कर दिया, बाकी तीनों तुम यहीं रख लेना, लेकिन शादी वाला जो होगा वो वापस भेजना है, क्योंकि वो शादी के जोड़े के साथ आएगा। वो उसे तफसील बता रहा था, जबकि इज़ा और जोरिश अपना सर पीट कर रह गई। वो दोनों उसे तंग कर रही थी। वो लोग उसे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में शामिल नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़ारन ने मना किया था। तो अपनी बीवी को वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने का इरादा रखता था। वो खुद उसे बताना चाहता था कि सिर्फ उसे अपने ऑफिस में अपनी पर्सनल असिस्टेंट नहीं बना रहा, बल्कि अपने दिल की असिस्टेंट भी बना रहा है। लेकिन बारिक को तो इस बारे में कुछ पता ही ना था। 1 मिनट मामू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? ये ज्वेलरी जोड़ा ये सब क्या है? किसकी शादी हो रही है? मेरे बच्चे, तुम्हारी शादी हो रही है। और किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी रुखसती हो रही है। ज़ारन के वापस आते ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तुम इस तरह से हैरान क्यों हो रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। भारत ने जैसे उसके सर पर धमाका किया। वो हैरानगी से कभी बारिक को तो कभी सामने बैठी जोरिश को देख रही थी। तो ईज़ा के चेहरे का एक्सप्रेशन और ईज़ा उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस के मज़े ले रही थी। अरे यार, बाद में शर्मा लेना, पहले बता कर तो जाओ कि कौन सा वापस भेजूं। उसके अचानक उठकर अंदर भागने का मतलब बारिक ने उसकी शर्मो हया ही निकाली। यार, एक तो ये लड़कियों की हया आधा काम बर्बाद कर देती है। सुनो जोरिश, इज़ू, ये सारे अंदर लेकर जाओ, ये काम रह गया अधूरा ही। इससे कोई एक पसंद करवा कर बता देना। ये रस्म होती है, शादी का जोड़ा और ज्वेलरी वगैरह दूल्हे की तरफ से आते हैं। अरे मैं पसंद कर देती हूँ, वैसे भी भैया ने कौन सा दुल्हन के जोड़े वैसे भी भैया ने कौन सा दुल्हन के जोड़े की पसंद को कोई अहमियत देनी है? वो भी तो अपनी मर्जी से ही लाए है ना। ये मेरी पसंद का रख लें, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और ये दुल्हन पे अच्छा भी लगेगा। जाइए, हो गया सिलेक्शन। मलका आलिया के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता था। वो बाकी 3 डब्बे उठाकर दादी के कमरे में ले गई, जबकि बारिक भी कंधे उचकाकर चौथा ज्वेलरी का डब्बा उठाता बाहर निकल गया, जोरिश को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। जोरिश दूर तक उसे घूरती रही। 1 हफ्ते से यही सब कुछ तो चल रहा था। वो ना तो उससे बात कर रहा था और ना ही उसे अहमियत दे रहा था। 10 दफ़ा तो वो माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन जनाब का कहना था कि माफ़ी का वो अचार डालेगा जब एहसास नाम कोई नहीं है, कोई चीज़ उसमें। वो साफ अल्फाज में कह चुका था कि उसे तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक वो उसे नहीं लगता कि जोरिश को उसकी गलती का एहसास है, और अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। तब तक उसकी सारी माफ़ियाँ बेमायनी थी। ये सब कुछ क्या था? उसकी रुखसती हो रही थी और वो जानती तक नहीं थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो हरगिज़ ज़ारन से शादी के लिए तैयार न थी, और वो यहाँ उससे शादी कर रहा था और वहाँ उसने ज़िबाइश को भी अपने लिए रखा। मतलब सिर्फ उससे बदला लेने के लिए वो इस हद तक जा सकता था। वो नहीं करता था उसे पसंद। वो किसी भी ज़माने में उसकी पसंद नहीं थी, तो फिर वो क्यों अपने लिए खुद ये रास्ता चुन रहा था? क्या दादी की वजह से? क्या दादी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था? क्या दादी की खातिर वो अपनी मोहब्बत को छोड़कर उससे शादी कर रहा था? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? वो अपनी मोहब्बत को क्यों छोड़ता उसकी खातिर? या शायद वो अपनी फैमिली के सामने भी अच्छा बन रहा था। वो अपनी ज़िंदगी भी पुरसकून तरीके से जीना चाहता है। शायद वो फ़िलहाल वक्ती तौर पर उससे शादी कर रहा है, बाद में तलाक देकर ज़िबाइश से। हाँ, मुमकिन था कि उसने दादी को खुश करने के लिए ये सब कुछ सोचा, वरना ज़िबाइश की मोहब्बत मगर ज़िबाइश की मोहब्बत में तो वो पिटली वरना ज़िबाइश की मोहब्बत में तो वो उसके पीछे पीछे इटली तक चला गया था। और अब जब उसको वापस आ जाना चाहिए था, ऑफिस के लोगों को तो शक था कि वो इटली से आगे कनाडा चला गया, वरना उसका काम तो ख़त्म हो चुका था। आजकल में उसे वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस नहीं आया। यकीनन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और उसके लिए नए नए इम्तहान पैदा कर रहा था। नहीं ज़ारन शाह, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद हरगिज़ नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुम सबकी नज़रों में हीरो बन जाओगे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम कितने अच्छे हो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम सबकी नज़रों में मुझसे शादी करोगे ताकि सबकी नज़रों में हीरो बन जाओ और सबको पता चल जाए कि तुम कितने महान हो, कि एक यतीम बेसहारा लड़की से निकाह ख़त्म करने की बजाय तुमने हीरो बनकर उसके साथ शादी करके इस शादी को निभाने का फ़ैसला किया, और उसके लिए तुमने अपनी मोहब्बत भी छोड़ दी। हर तरफ तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने अच्छे हो। लेकिन आई एम सॉरी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि खुद अपने आप को तुम्हारे सामने किसी खिलौने की तरह पेश कर दूँ। और तब तो इस निकाह से इनकार नहीं कर पाई थी ज़ारन शाह, लेकिन अब मेरी तरफ से इस रुखसती का इनकार होगा, और ज़रूर होगा। वो आखिर एक फ़ैसले पर पहुंचती ज़ारन शाह की वापसी का इंतज़ार करने लगी थी। सबसे पहले उसे अपना फ़ैसला ज़ारन शाह को ही सुनाना था। बस बहुत हो चुका था। वो उसकी सारी हरकतों पर खामोश थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता हो। दिमाग ख़राब हो गया। इस वक्त मैं किसी से भी नहीं मिलता और ना ही किसी से बात करता हूँ। उसकी सेक्रेटरी ने अंदर आते उसे बताया कि उससे मिलने कोई लड़की आई है।
वो गुस्से से अपनी सेक्रेटरी को देखने लगा। 4 बजे से 5 बजे के दौरान वो कोई मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करता था, क्योंकि ये वक्त वो खुद के साथ गुजारता था, थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए। और ऐसे में किसी को उससे मिलने की इजाज़त थी ही नहीं। लेकिन दरवाजे से अंदर दाखिल होती उस मासूम सी लड़की को देखकर वो जैसे आपने अपने इस्तेमाल ही नहीं कर पाया अल्फाज। हाय, वो मेरी वजह से आई है। आप इन्हें डांटे नहीं। आप इन्हें नहीं, मुझे डांट लें। वैसे भी उस दिन मैंने बदतमीज़ी की थी ना, मुझे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ना फजूल में बक करने की आदत है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। मैं बदतमीज़ ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस दिन ना मेरा टेस्ट बहुत बुरा हुआ था, शायद इसलिए इतनी सारी बकवास कर दी। एक तो क्लास टेस्ट बर्बाद हुआ, ऊपर से टेस्ट की तैयारी के दौरान अम्मी ने बोला कि नीचे आकर चाय बनाओ, घर में मेहमान आया। फिर मैंने सोचा क्या मेहमान जो रोज़ रोज़ आता है वो मेहमान थोड़ी ना हुआ। वो बोलते बोलते अचानक ही ज़ुबान दांतों तले दबा गई। नहीं मतलब आप तो घर के फ़र्द हो ना, आप मेहमान थोड़ी हो। उस दिन की बदतमीज़ी के लिए सॉरी। मैं आइंदा कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगी और आपसे फ्रेंडशिप भी कर लूँगी। प्लीज़ घर आ जाइए, दादी बहुत बीमार है, कल से उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है। और रात को ना गनूदगी में वो आपका नाम ले रही थी। मैंने रात को ही सोच लिया कि मैं आपसे सॉरी बोलने ज़रूर आऊँगी। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं सबसे छुप कर आई हूँ, सिर्फ इबादत को पता है, या फिर ड्राइवर चचा को जो हमें यहाँ लेकर आए हैं। प्लीज़ सब घर में किसी को मत बताइएगा, वरना मुझे डांट पड़ जाएगी। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, वरना मैं आपको कॉल भी करती सॉरी बोलने के लिए। मैं आपको घर वालों के सामने भी सॉरी बोल दूंगी। बदतमीज़ी सबके सामने की थी ना, तो माफ़ी भी सबके सामने मांगूंगी। आप आए ना, दादी बहुत बीमार है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, प्लीज़ आ जाइए। वो उसकी तरफ देखते हुए मिन्नत वाले लहजे में बोल रही थी, जबकि दामियार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसका तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा था, जबकि ईज़ा उसे घूरे जा रही थी। यह आदमी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दादी की वजह से आ गई थी वो वहाँ उससे माफ़ी मांगने के लिए। दादी से हम तो उसके लिए कुछ भी ना था, और दादी को उनका ये लाडला पोता बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया था, और अपनी दादी के लिए वो उसको सॉरी भी बोल सकती थी। तो तुम मेरी दोस्त बनने को तैयार हो? अपनी बात से मुकरोगी तो नहीं ना? इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, वो उसकी के अल्फाज पकड़ गया। दोस्ती पक्के वाली, आप आएंगे ना? वो फ़ौरन कहते हुए फिर से बोली, तो दामियार नरमी से मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में सर हिला गया। थैंक यू सो मच, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। मैं चाय भी अच्छी बनाती हूँ, आपने उस दिन मेरे हाथ की चाय नहीं पी थी ना, मैं दोबारा से पिलाऊंगी आपको। और प्लीज़ अपनी सेक्रेटरी को कुछ मत कहिएगा, उससे मैंने कहा था कि हम कज़न्स हैं और मैं जब चाहे आपके ऑफ़िस में आ सकती हूँ। सॉरी, वो क्या है ना, मेरे भाइयों के ऑफ़िस में मेरा राज चलता है, इसलिए थोड़ा बहुत राज यहाँ भी चला लिया। प्रॉमिस आइंदा नहीं आऊँगी, बाय बाय। वो कहकर फ़ौरन भागी थी। जहाँ इबादत कब से गाड़ी में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने इबादत को भी कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में उसे अकेले ही आना पड़ा। उसने गाड़ी में बैठते ही उसे बता दिया कि वो दामियार शाह को मना कर आई है और दामियार मिलने के लिए आएगा दादी से। खैर वो आ जाएगा, इतना ही काफ़ी था उनके लिए। दादी उदास तो काफ़ी दिनों से थी, लेकिन आज तो उनको बुखार हो गया था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को। उन्हें दवाई देकर सुला दिया गया था रात को, जब वो गन्नूदगी में जाने से पहले दामियार के बारे में बता रही थी। दामियार की बातें और उसका नाम वो बहुत ज़्यादा मिस करने लगी थी उसे। वो बहुत दुखी थी, और फिर उनकी बीमारी, वो नहीं चाहते थे कि दादी को किसी भी तरह की टेंशन दे। इतने सालों बाद उनको उनका पोता मिला था, और सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से उनका पोता उनसे रूठ कर चला गया। और फिर 11 से 12 दिन गुजर जाने के बावजूद वो नहीं आया। उसने यहाँ तक आने के लिए खुद में बहुत हिम्मत पैदा की थी। उसने एक नापसंदीदा शख्स से माफ़ी भी मांगी अपनी दादी की खातिर। उनकी गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि दामियार शाह की गाड़ी पहले ही वहाँ खड़ी थी। वो दोनों हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। इसने लगता है अंदर मेरी इसने लगता है अंदर मेरी इज्जत का दिवालिया कर दिया। सबको बता दिया होगा कि मैं उसे सॉरी बोल कर आई हूँ, तभी ये महाराज यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। वो गुस्से से पैर पटकती बोली, कम अज़ कम महाराज आ ही गए, यही बहुत बड़ी बात है। दादी के बारे में सोचो, तुमने कौन सा इसके लिए इससे माफ़ी मांगी है? तुमने दादी के लिए मांगी थी ना माफ़ी। इबादत ने उसे तसल्ली दी, जबकि वो हाँ में सर हिलाती अंदर चली गई, जहाँ पर वो लोग बैठे कह कर लगा रहे थे बातें करते हुए।